टेंथ बोर्ड वालों के लिए खुशखबरी है। उनका जो मॉडल है बोर्ड एग्जाम होने के लिए, वो मॉडल क्वेश्चंस आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग के जो है बोर्ड का एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ठीक है ना। आइए हम पहले सबसे पहले मैथ का जो है क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इस तरह से दिया गया रहेगा। हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा इसको। चलिए हाईलाइटर ले लिए। ये देखिए है हम लोग का मैथ का क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग का जो है नाम लिखना है, ये जो सेक्टर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, सेक्शन लिख देना है, तिथि लिख देना है, ठीक है ना। इधर देखिए परीक्षा का हस्ताक्षर, इधर जो परीक्षा ले रहे हैं उनका हस्ताक्षर, और बाकी इधर जो एग्जामिनर है, जो जांच करने वाले, जो होंगे कॉपी जांच करने वाले, वो लोग इधर इधर साइड छोड़ा गया है, ठीक है ना। और बाकी कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में देख लीजिए। निर्देश है, जो सामान्य निर्देश है उनको देखते हैं हम लोग। देखिए इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के प्रकार के हैं, मतलब इतने प्रकार के जो है प्रश्न रहेंगे। जैसे 4 खंड में बटा हुआ है, ए बी सी और डी, ठीक है ना। दिया गया है। और तीसरा सूचना, सभी परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर यथासंभव अपने शब्द में ही दे, मतलब अपना भाषा में ही लिखना है, ठीक है ना। आगे बकाना नहीं है, किताब में जैसे दिया हुआ रहता है, जैसे छापा रहता है, सेम टू सेम वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नीचे देखिए वही इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, इंग्लिश में नीचे दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, और जो कि है 1 से लेकर के 30 तक है, ठीक है ना। जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये कितना है, 1 से 30 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से देखिए आपका जो है मॉडल फिट तैयार किया गया है। इसी तरह से आप लोग के जैक बोर्ड में भी पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, बोर्ड में भी इसी तरह क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है ना। चलिए और आपको क्वेश्चन को एक बार दिखा देते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से अगली बात देखिए, पहले हमेशा जो है बहुत पहले जो है ऑब्जेक्टिव होता था। ऑब्जेक्टिव में जैसे कि अभी भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन पहले गोला भरना होता था, इस तरह से गोला, ठीक है ना। गोल बनाना होता था, और काला रंग के, ठीक है ना। लेकिन अगली बार वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। आगे जो है 30 के बाद कैसा प्रश्न है। तो देखिए 30 के बाद देखिए जो सेक्शन है, ये बी सेक्शन जो है चालू हो जाता है, खंड बी। अभी में देखिए दिया गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए संख्या जो है 31 से लेकर के 38 तक रहेगा। और इसमें देखिए क्या कहा गया है, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक के रहेगा। और साथ में और एक अच्छी बात यह है, इसमें से जो है ना कि 6 प्रश्न का उत्तर देना है, समझ में आया। टोटल यहाँ से देखिए 31 से 38 प्रश्न है, लेकिन इसमें से क्या बनाना है, 6 गो। बाकी जो नहीं बनने लायक आपको लगे, या फिर उस समय ना बनने के कगार पर हो, उसको हम लोग छोड़ देंगे। बाकी जो आसान लग रहा है उसको बना लेंगे इसमें से। चलिए नेक्स्ट जो है 38 के बाद क्वेश्चन है 39 से लेकर के 42 तक। अब 42 कर 46 तक है, 39 से 46 तक। अब इसमें देखिए दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न है। इससे पहले जो था अति लघु उत्तरीय था, ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें जो प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक का है, ठीक है। 3 अंक का प्रश्न है। और इसमें भी देखिए जितना प्रश्न दिया गया उसमें से क्या बनाना है, सिर्फ 6 गो प्रश्न बनाना है। यानी कि 39 से लेकर के 46 तक है, तो क्या हो गया, 6 एक 7 प्रश्न हो गया। और 7 में से क्या बनाना है यहाँ पर, 6 2 8 हो गया। 8 गो में से हम लोग के 6 गो प्रश्न बनाना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट इस कैटेगरी के अलावा। अब यहाँ पर देखिए 47 से लेकर के 52 तक की जो खंड डी दिया गया है, इसमें है 47 से लेकर के 52 तक क्वेश्चन। और ये जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय है, और ये जो प्रत्येक प्रश्न है 5-5 अंक के है, ठीक है ना। अब इसमें से जो है कि 4 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है ना। कितना प्रश्न के, 4 प्रश्न है। देखिए 47 48 49 50 51 52, 6 क्वेश्चन में से हम लोग को यहाँ पर कितना देना है, सिर्फ 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये चारों क्वेश्चन देखिए इस तरह के रहेंगे, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग एक एक करके जो है पहले नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए जो विवरण था इधर हम आप लोग को बता दिए थे। प्रश्न 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए ले लेते हैं अपना टूल्स, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक रहेगा। चलिए देखिए दिया गया है पहला क्वेश्चन में 225 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो जो 225 है इसको किस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके उसका गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, वो व्यक्त करना है। तो देखिए हम आपको कोशिश करेंगे कि सिर्फ आंसर ना पता, ठीक है ना, हम उसका बेसिक्स जो है आधार है, आधार के तह तक जाके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो लंबा बन जाए, लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे और देखेंगे, आपको कहीं भी किसी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव है इसको तो तुरंत कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बेसिक्स से बता रहे हैं। देखिए 225 है, 225 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कहाँ से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 2 2 4 5 9 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे कितना बन जाएगा, 3 सत्ते 21। इसके बाद देखिए इसमें एक बचल है, 1 और 5 मिलकर 15, 3 बचे 15। फिर से हम लोग काटेंगे, और फिर से जो है ये 3 से कटेगा, तो 3 से काट देते हैं, कितना बार बन जाएगा, 3 गुना के 6, 1 बचा 3 बचे 15। फिर से हम लोग अगली बार काटेंगे, और 5 से करेगा ना, 5 पचे 25। देखिए गुना में क्या रहेगा, 3 गुने, इसका जो गुना में करेंगे हम लोग तो 3 गुने 3 और 5 5 देखिए 2 है, एक ये और एक ये, तो गुना में 5, फिर गुना में 5।
ये हम लोग का ऑप्शन में आंसर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है देखिए हम लोग, तो ऑप्शन नंबर जो है ए में है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी सेम यही रहेगा, आपका इंग्लिश में दिया गया है और बाकी यहाँ पर हिंदी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा में दिया गया है, यदि एन कोई प्राकृतिक संख्या है तो 6 के घाते एन किस संख्या पर नहीं समाप्त होगा, ठीक है ना। अब देखिए 6 के घाते एन लिखल गया है, 6 के घाते क्या लिखल है, एन। तो 6 है और 6 के ऊपर कितना लिखल गया है, एन है। रुकिएगा इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। 6 है यहाँ पर और 6 के घात में एन दिया गया है। एन मतलब कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। तो बताना है हम लोग पे, बताना है हम लोग के ऑप्शन के अनुसार कि इसमें क्या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है, एक से लेकर के 1 2 3 इस तरह से डॉट 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 अनंत तक जाता है, कहाँ तक, अनंत तक जाता है, एक से स्टार्ट होकर के। तो ऑप्शन में देखना है इसमें से कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जो नहीं आने वाला होगा वो हम लोग का जो हो जाएगा ऑप्शन में आंसर। तो देखिए ए में ही दे दिया गया है 0। एन कोई प्राकृतिक संख्या है तो 6 के घाते एन की संख्या पर समाप्त नहीं होगा, तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर रहेगा यहाँ पर तो समझिए कि 6 के घाते जो एन है प्राकृतिक संख्या नहीं रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर एन का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, 0 पर नहीं समाप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है तीसरा, देखिए तीसरा जो प्रश्न है ये दिया गया है 1/√3, एक खाली स्थान संख्या है। तो देखिए यहाँ पर जो एक दिया गया है, एक लिखल है और बटा में है जो √3। तो एक जो है ना, सिर्फ एक की बात करें तो ये देखिए क्या है, एक जो है ये है परिमेय संख्या और √3 है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या भागे यानी कि बटा अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग का ऑप्शन जहां भी हो अपरिमेय संख्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फोर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है फोर्थ में y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या है, ठीक है ना, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है हम लोग पी एक्स के। तो देखिए पी एक्स शून्य को ज्ञात करना है सिर्फ संख्या, तो क्या करना है हम लोग की ई एक्स वाला लाइन है ना जो एक्स अक्ष, ये देखिए इसको थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए ये जो एक्स एक्स वाला लाइन है यहाँ से सीधे इस लाइन पर जो है ई वाला जो है ना इस तरफ एक कर्व जो गया है वक्रित लाइन, तो ये जो लाइन है कई बार कटले है एक्स को, उसको हम लोग गिना है। तो देखिए एक बार यहाँ पर देखिए कटले हैं, दूसरा बार यहाँ काटा है और तीसरा बार यहाँ काटा है। इसके अलावा कहीं भी इस लाइन को काटा है नहीं काटा है। तो कितना हो गया टोटल 1 2 3। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा क्योंकि सी में दिया गया है 3, ठीक है ना। फिर से हम ब्लैक ले लेते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, इसमें दिया गया बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का योग 1 है, ठीक है ना। के का मान ज्ञात करना है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी हम लोग बेसिक के साथ समझेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है ना। के एक्स स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 5, ये देखिए द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का रूप है, ठीक है ना। बहुपद यहाँ पर दिया गया, समीकरण नहीं दिया गया, द्विघात बहुपद का रूप का है। तो इसमें जो है ए का मान कितना है उसको हम लोग ढूंढ लेते हैं पहले। ए का मान कितना है, देखिए ये जो एक्स स्क्वायर गुना में रहता है ना वो होता है ए का मान, तो हो गया के। इसी तरह से देखिए बी का मान क्या हो जाएगा, जो एक्स का गुना में रहेगा, तो एक्स गुना में क्या है -3, और सी का मान जो है अकेले अचर रहता है, ठीक है ना। तो सी का मान जो है वो कितना है 5, ठीक है ना। अब इसको जो हम लोग के शून्यकों का योग वाला फार्मूला पर बैठाना है। तो शून्यकों का योग के लिए फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है ना, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यानी शून्यकों का योग दिया गया है यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा जब कितना लिख देंगे 1 बराबर, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा -b/a, माइनस बी का मान कितना है -3, तो माइनस फॉर्मूला वाला, अब -3 है बी का मान, अब बाटा के नीचे कितना है ए यानी कि कितना के ना, ए का मान यानी के मान, तो के ए कम क्या हो जाएगा के देखिए तीसरा तीसरी गुना करेंगे बराबर के साइड से, तो क्या हो जाएगा के कम के, तो के कम के हो गया बराबर माइनस माइनस 3 का हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। के का मान कितना आ गया 3, तो के का मान 3 कौन सा ऑप्शन में है हम लोग देखिए प्लस में 3 होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन में देखिए 3 दिया गया, प्लस में माइनस में भी 3, प्लस में 5 माइनस में 5, तो हम लोग का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में दिया गया है समीकरण युग्म, दो दो समीकरण है यहाँ पर देखिए, एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये दिया गया है के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। मतलब ये दोनों समीकरण जो बनाएंगे हम लोग हल करेंगे इससे, तो जो रेखाएं होंगी किस प्रकृति के होंगे, किस तरह के होंगे, संपाती होंगे या फिर समांतर होंगे, ये प्रतिच्छेदी होंगे या फिर लंबवत होंगे, ये हम लोग के कंडीशन बताना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जो है बाटा के रूप में तुलना कर लेंगे, जैसा कि आप लोग को पहले बताया गया है क्लास में। तो इसको आप लोग लिख लेते हैं, इस साइड थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ठीक है ना, काला से ले लेते हैं A1/A2, यानी कि जो ये रहेगा इसमें कर, इसमें सब A1 B1 और C1 रहेंगे, और इसमें जो है A2 B2 और C2 रहेंगे। तो इन लोग के मान को हम लोग यहाँ पर जो है तुलना करेंगे। A1 का मान कितना हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा A2 का 2, काटेंगे तो हो जाएगा 3/1,
3/1। एक और हम लोग का लेते हैं अभी b1/b2। b1 का मान हो जाएगा माइनस में 3 और b2 का मान हो जाएगा माइनस में 1। ये माइनस कट जाएगा, फिर से यहाँ पर हो जाएगा 3/1। इसी तरह से c1/c2। c1/c2 लेंगे तो c1 का मान कितना है, उसमें 10 है, बटा के नीचे कितना हो जाएगा, इसमें 9 है, c2 का मान 10/9 हो गया। अब देखना है हम लोग कि इसमें जो है इसका अनुपात a1/a2 और b1/b2 के और c1/c2 के बीच किस प्रकार से संबंध बना है। तो देखिए a1/a2 है और b1/b2 है, दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि 3/1 यहाँ पे 3/1 यहाँ पर भी है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2। अब c1/c2 को देख लीजिए साथ में कैसा संबंध बनेगा, तो ये बराबर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे बराबर नहीं है, ठीक है ना। c1/c2 क्या है, बराबर नहीं है। तो जब इस तरह कंडीशन बनता है कि c1/c2 बराबर में नहीं रहता है तो रेखाएं जो है समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर, मतलब आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इस तरह से बराबर समान दूरी पर गुजर जाएंगे, ठीक है ना। और इसका कोई भी हल नहीं होता, जो समांतर रेखाएं जाती है उनका कोई हल नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग जो ऑप्शन होगा ऑप्शन के अनुसार देख लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए बी नंबर में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है 7 नंबर, दिए गए आलेख के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर दिया गया है आलेख, ये देखिए आलेख आपको दिख रहा है, इस आलेख के अनुसार बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर दिया गया है अद्वितीय, यहाँ पर दिया गया है कोई हल नहीं, और यहाँ पर दिया गया है सी नंबर में कि अपरिमित रूप से अनेक हल, और यहाँ पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको अभी जस्ट बताया कि जब रेखाएं समांतर जाती है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो रेखाएं यहाँ पर देखिए तो किस तरफ से है, एक रेखा है और उसी में वो रेखा, देखिए यहाँ पर डबल तीर का निशान दिया गया, ठीक है ना, मतलब रेखा के ऊपर ही रेखा है। तो रेखाएं जब समांतर जाएगी तो उसमें कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर ई वाला हम लोग का तो इस प्रकार कंडीशन नहीं है। एक बात इसका होता है, एक कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, इस समांतर क्या है, एक कंडीशन हुआ, और दूसरा कंडीशन क्या है, रेखा प्रतिच्छेद करेंगे। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या बिंदु पर टकराएगा, एक बिंदु पर, इसलिए इसका कितना हल होगा, एक हल। तो जिसका एक हल होता है उसे कहा जाता है अद्वितीय हल, ठीक है ना। तो अद्वितीय हल कहाँ पर है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तरह से क्रॉस नहीं ना किया है, कटिंग नहीं हुआ है, कटाई नहीं है लाइन, कटार नहीं बनी है। यहाँ पर क्या है, लाइन जो है एक दूसरे पर ही क्या है, दोहराया हुआ है, एक दूसरे पर क्या है, दोहराया हुआ है। तो दोहराया जो रहता है वो अनेक बिंदु पर मिलते हैं, इसलिए अनेक हल होंगे इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है 8वां, ये कह रहा है कि समीकरण u x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। यहाँ पर हम लोग इसका हल जो है दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन में, और इसी में से चयन करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस मान को बारी बारी से इसमें रखेंगे, क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए दो जो है इधर साइड वाला x वाला रहता है, इधर वाला y, उसी तरह से इधर भी क्या रहता है, x और इधर भी y, सब में उसी तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग रखते हैं बारी बारी से। तो 2 हो गया 2 और ये वाला y 2 2 4, तो इधर साइड 4 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, तो नहीं हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। बी वाला देखते हैं, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 1 है, तो 2 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग फिर से 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है हम लोग का बी वाला गलत हो जाएगा। सी वाला देखते हैं, x जहाँ पे 4 और y की जहाँ पे 3 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4 3 7, तो बराबर में इधर भी 7 आ जाएगा, इधर भी 7, यानी कि ये सही है। इसमें भी रख के चेक कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 4 और माइनस में हो जाएगा इधर 3, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 इधर, इधर भी 1 इधर भी 1, बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, सी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्न में कौन द्विघाती समीकरण नहीं है। इसमें बताना है हम लोग कि द्विघाती समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, इसको सरल करेंगे, थोड़ा तोड़ेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी के होल क्यूब पर, ठीक है ना, x प्लस 2 का जो है दिया गया है होल क्यूब। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो x प्लस 2 का होल क्यूब के लिए हम लोग फार्मूला जो होता है a प्लस बी का होल क्यूब उसी पर तोड़ेंगे ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 3ab² होता है इसका फार्मूला। तो इसी पर हम लोग तोड़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर साइड से करके हम लोग देखते हैं। तो इसको 2x गुना x स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर साइड में इस पक्ष में 2x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर से जब हल करेंगे इस रूप में तोड़ेंगे तो हम लोग को जो है इस पक्ष में जो है ना एक एक्स क्यूब के रूप में मिलेगा, किसके रूप में, एक्स क्यूब के रूप में। तो इधर वाला एक्स क्यूब जो है इस साइड वाला, इस पक्ष वाला देखिए एक्स क्यूब जो है इधर से पक्षांतर होकर जब इधर आएगा तो इधर तो 2x क्यूब था, तो एगो घटेगा तो एगो एक्स क्यूब इधर बचले रह जाएगा ना, एक्स क्यूब इसमें बचले रह जाएगा। तो ये जो है एक्स क्यूब जिस समीकरण में रह गया, ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि अधिकतम घात उसका कितना है 3। तो हम लोग का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा, सही ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी सभी को हम इन लोग हल करेंगे तो ये लोग जो है द्विघात रहेगा, क्या रहेगा, द्विघात। तो ये सब जो है 3 जो यहाँ पर दिया गया इक्वेशन बी सी और डी, तो ये द्विघात है, और ये नंबर जो है हम लोग का द्विघात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10वां देखिए दिया गया है। 10वां प्रश्न है, समीकरण 2x
-7x + 3 = 0 का विविध है। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए यहाँ पर विविध याद करना है, विविध डी, ठीक है ना। तो विविध के लिए फार्मूला क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac। गुड। देखिए इसी तरह से क्या करना है हम लोग के, बी का मान रखना है -4 गुने ए का मान और सी का मान गुना करना है। तो इसमें पहले लिख लेते हैं। देखिए x² के गुना में क्या रहता है a, और x गुना में b, और अकेले जो रहता है अचर मान उसी होता है, जैसा कि अभी आप लोग के बताया गया है पिछला क्वेश्चन में, अभी तुरंत बताया, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देते हैं उसका मान। तो हो जाएगा कितना, बी का मान कितना हो जाएगा -7, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे, जिसे b² है तो 4। ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, प्लस में आ जाएगा ना, माइनस से, माइनस में 2 बार गुना होगा। तो अब इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ए सी है, ए और सी दोनों प्लस में है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और चौका हो जाएगा 24। अब घटाएंगे इसको तो कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग के 25। कितना प्राप्त हो जाएगा 25। तो इसका विविध का मान कितना आया 25। अब ऑप्शन नंबर कहाँ पर है 25, देख लेते हैं हम लोग 25, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 11वां में देखिए दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति। यहाँ पर भी हम लोग द्विघात याद करना है और उसके बाद मूलों की प्रकृति बताना है कि किस तरह के होंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला वही लगाएंगे जो ऊपर में लगाए थे, b² - 4ac। तो b² - 4ac वो जो फार्मूला है उसी पर हम लोग रखेंगे। तो हो जाएगा d बराबर b² यानी कि जो बीच वाला b का मान होगा। तो b का मान देखिए यहाँ पर कितना है -5। तो -5 की क्या हो जाएगा स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। 4 गुना ए का मान कितना है, तो ए का यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, x² में ना 2, गुना में सी का मान कितना है 3। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर 3। अब इसको आपस में हम लोग गुना कर देते हैं कैलकुलेशन करके। 5 25 का हो जाएगा 25, माइनस हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 3 के 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो डी का मान कितना आ गया 1। तो डी जो है 1 आया है, यानी कि 0 से क्या है अधिक है। तो जब डी का मान जो है 0 से क्या रहता है अधिक रहता है, तो मूल जो है अलग, मूल जो है वास्तविक होगा लेकिन उसका मान क्या होगा अलग अलग। जो भी x का मान आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वास्तविक और असमान होंगे। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बी में है, वास्तविक और असमान हल होगा, मतलब अलग अलग होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न में दिया गया है 3x² - 6x + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें k का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है ना। मूल जो है समान हो, और मूल समान कब होता है जब d का मान 0 रहता है। जब d का मान क्या रहता है 0, विविध का मान क्या रहता है 0, तब जो है मूल समान होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को जो है बताना है कि k का मान क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग जो है ना समीकरण को पहला नंबर d वाला फार्मूला पर रखेंगे। d का फार्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है ना। और ये किसका फार्मूला है d का, तो बराबर में हम वैसे लिख लिए d। तो b का मान कितना है, देखिए इसको 6 मत समझ लीजिएगा, ये b है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए b² यानी कि -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -4ac। 4a का मान कितना है 3 है ना, 3, और c का मान कितना है k, बराबर में क्या है 0। इसको थोड़ा यहाँ पर हल करते हैं। देखिए इधर 6 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, प्लस में 36 हो जाएगा ना, माइनस में था। अब यहाँ माइनस करते हैं कितना हो जाएगा 4 3 12 के, कितना हो जाएगा 12 के बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो इधर -12 के बराबर इधर साइड आ जाएगा 36, तो माइनस में हो जाएगा 36। अभी माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, 12 से क्या बार में 3 बार में बढ़ती है 36। के का मान कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है हम लोग का 3, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए में है ना, 12वां के ए हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न में दिया गया है समांतर श्रेणी, जो एपी है, एपी और समांतर श्रेणी कोई अलग नहीं है, ठीक है ना, दोनों एक ही है। को लग गया था, दोनों एक ही। अब इसको हम लोग याद करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर यहाँ पर याद करना है सार्व अंतर। सार्व अंतर के लिए क्या होता है फार्मूला, आइए इस साइड हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए सार्व अंतर में जो है अगला पद में से पिछला घटा देता है। मतलब मान लीजिए ये जो है क्रमागत ना, तो इसको a1 कहते हैं, इसको a2, इसको a3, इसको a4, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो अगला पद कौन वाला हो गया ये वाला, इसमें से इसको घटा देंगे, इधर साइड क्या कर देंगे घटा देंगे इसमें से। तो हम लोग का जो सार्वंतर निकल जाएगा। सार्वंतर को वैसे जनरली डी से सूचित किया जाता है, छोटका डी। तो सार्वंतर डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a2 - a1। तो a2 यानी कि कितना है दूसरा वाला पद वाला, देखिए यहाँ पर दूसरा जो है 1 है, और a1 का मान कितना है 5। एक यहाँ माइनस में है और यहाँ भी माइनस में, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो a2 का मान हो गया माइनस में 1, फिर इसका फॉर्मूला में करेंगे माइनस हो गया, फिर a2 का मान a1 का मान कितना है, a1 का मान है -5, यहाँ लिख देते हैं -5।
अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ हो गया -1 के -1, आई माइनस माइनस दोनों गुना हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 5। अब घटाएंगे तो 5 में से 1 तो कितना हो जाएगा प्लस में 4, यानी कि डी का मान कितना आया प्लस में 4। 13वां प्रश्न के ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कहाँ पर है 4, यहाँ पर देखिए सी में है 4, ठीक है ना। नेक्स्ट 14वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिए, एपी यहाँ भी दिया गया है 2,7,12 है और इसका जो है 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए कोई भी पद ज्ञात करना रहता है तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला होता है कि ए जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब चाहे जो भी पद ज्ञात करना है उसमें हम लोग क्या करेंगे ए जोड़ेंगे और एन में से एक घटा के डी से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कौन ज्ञात करना है ए, टेन ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस एन माइनस वन एन यानी कि 10वां ना, तो एन माने 10 हो जाएगा, तो 10 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुना डी, यानी कि ए 10वां पद के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस 9 डी। ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया ए 10वां पद के लिए। तो हम लोग यहाँ पर जो है ए का मान पता है, प्रथम पद को ए कहते हैं, और नेक्स्ट जो है डी, डी का मान ज्ञात करना है, तो डी यानी कि क्या होता है सारवंतर, और सारवंतर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारवंतर के लिए अगला में से पिछला, जैसा कि अभी तुरंत बताया गया था पीछे। तो इसमें से जो है A1 का मान क्या हो गया 2 और A2 का 7, तो हम लोग 7 में से 2 को घटा देंगे तो हम लोग का सारवंतर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं, डी बराबर फॉर्मूला में किससे क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी कि 7 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, डी का मान कितना हो गया 5। अब जो है हम लोग ए का मान पता चल गया है, ए का मान देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 है, पहला पद के ही A1 या एक आते हैं ना 2 है, अब A2 से A1 की मदद से हम लोग डी निकाल लिए। अब इसको रख देते हैं इस पर, एक जगह पे कितना रख देंगे हम लोग, एक जगह पे 2, इसके बाद 9 माइनस प्लस करके 9 गुना में डी, डी का मान कितना है 5। अब इसको कैलकुलेशन करिए तो हो जाएगा 2 प्लस 9 पचे 45, और 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। कहाँ पर है 47, तो देखिए ऑप्शन ए में है 47, ठीक है ना। हम लोग का इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर हो गया हम लोग का 47। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां दिया गया है एपी 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग है। देखिए इसमें हम लोग 22 पदों का योग याद करना है, ठीक है ना, यानी कि संख्या दे दिया गया है कि कई गो, तो 22 गो पद के योग याद करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है एस एन बराबर ये होता है एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, फिर बड़का ब्रैकेट से बंद। तो इसमें से जो जो सूचनाएं हम लोग को पता है उसको लिख लेंगे। देखिए एस एन ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है, एन पता है, एन मतलब 22 गो पद, इसके बाद ए का मान जो है शुरू वाला पद होता है जो 8 है यहाँ पर, इसके बाद एन जैसा कि अभी यहाँ बताया ही, और डी का मान जो है अगला पद में से पिछला पद हम लोग को घटा देना है, 3 में से 8 घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग याद कर लेते हैं, थोड़ा सा सजा के हम लोग जो है इस साइड में इस प्रश्न के लिए व्यवस्था बनाते हैं ना। चलिए ए का मान कितना है इस प्रश्न के लिए 8, इसके बाद डी का मान, एन का मान कितना है, एन का है 22, इसके बाद डी का मान भी हम लोग का इसमें ज्ञात करना है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 3 में से हम लोग 8 को घटाएंगे, 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हम लोग के माइनस में 5, डी का मान कितना आ गया माइनस में 5। अब इस मान को फार्मूला पर बैठा देना है, तो फार्मूला पर हम लोग बैठाते हैं इसी मान को n बटा 2 यानी कि 22 बटा 2 2a, 2a यानी कि 2 गुना a का मान कितना है 8, एक बाद प्लस फिर माइनस करेंगे n माइनस, तो n मतलब 22 में से 1 घटा देना है, फिर d का मान लिख देना है, d का मान कितना है, तो d का -5 है ना, -5। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11, इसको थोड़ा सा ना इस स्टेप में इधर साइड ला रहे हैं, तो ये हो गया 11। इसके बाद 2 गुना 8 कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूना क्या हो जाएगा 16 प्लस, अब इधर 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में से 1 घटाना है 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, इधर लिख लेते हैं 21 गुना, अब इधर कितना बचल है -5, -5, अब -5 के 21 से हम लोग के क्या कर देना है गुना कर देना है, इधर है 11 और इधर साइड हम लोग को गुना करना है अभी 16 प्लस 21 बचे कितना हो जाएगा 105, 105 जो कि प्लस ये प्लस में है, ये क्या में है माइनस में है, तो प्लस माइनस इसको पूरा को माइनस कर देगा, ठीक है ना। अब 105 में से 16 को हम लोग को घटाना है, तो 11 जो है कोष्ट में है इसलिए इसको गुना में कर देंगे, और इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 15 में से 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 9, और यहाँ पर बच गया, अभी हाफिल दिए थे तो 9 9 में से 1 जाएगा तो 8, 89, 89 गुना कितना हो गया 11। अब गुना करते हैं 11 9 99, 11 8 88,
88 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 97। कितना हो जाएगा? 97। और ये जो है माइनस में है ना, तो इसलिए यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। अब ई वाला ऑप्शन को हम लोग को ढूंढना है कि कहाँ पर है, -979। तो माइनस में 979 कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन नंबर डी, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 15वां हो गया ना? हाँ 15 हो गया, ठीक कर देते हैं इसको। यहाँ 15 हो गया है। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न में दिया गया है कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? तो देखिए इसको आप लोग क्लास में ही बताया गया है। सभी वर्ग जो है क्या होता है? समरूप होता है। ठीक है ना, सर्वांगसम नहीं होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के जो है जैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि डी ई और बी सी जो है समांतर है, और एडी बटा डीबी का भी मान दिया गया है 3/2 है, ए का मान दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर है, इसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है ना, त्रिभुज है ए बी सी ना, ए बी और ये सी। अब इसमें जो समांतर है डी ई। ठीक है ना, नाम यही उल्टा हो गया था, डी ई। अब जो डी ई है ये किसके समांतर है? बी सी के, इसके समांतर है। ठीक है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है? समांतर है, और जिसमें कि किसी का मान दिया गया है। ठीक है ना, किसका मान दिया गया है? देखिए एडी और डीबी का, एडी का 3 है और डीबी का 2 है। तो देखिए एडी यहाँ से यहाँ है, इसका है 3, और डीबी का कितना है? 2, यहाँ से यहाँ तक 2 दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए, और साथ में इसी का भी दिया, इसी का ज्ञात करना है, एई का दिया गया है, एई का है 4.8। ठीक है ना, तो आप पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय। क्या पढ़े हैं? थेल्स प्रमेय, कि जब ये समांतर होते हैं, ये जो लाइन है डीई और बीसी समांतर होते हैं, तो ये एक ही अनुपात में बांटता है। ठीक है ना, तो थेल्स प्रमेय के नियम से हम लोग क्या करेंगे? ये लोग एक ही अनुपात में लिख देंगे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं, जूम को हटा रहे हैं। चलिए, अब इन लोग के अनुपात में लिखेंगे, तो अनुपात क्या बनेगा? इसको एडी बटा हो जाएगा डीबी बराबर, और एई बटा ईसी। ये सब कहाँ से हम लोग को प्राप्त हो रहा है? थेल्स प्रमेय से ना। अब इसमें इसका मान रखेंगे, एडी का मान कितना है? देखिए 3 है, बाटा में डीबी का मान कितना है? 2, बराबर एई का मान कितना है? 4.8, बाटा, और इसी का मान नहीं पता है तो इसी का हम लोग इसी लिख देंगे, और इधर से हम लोग जिसका पता है उसको करते हैं। तो देखिए ऊपर ऊपर में जो है बाटा के ऊपर ऊपर बराबर में यदि कटने लायक है तो हम लोग उसको काट देते हैं। तो यहाँ से 3 से काटेंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा? जो है 3 एकम 3 दशमलव दे दिए, एक बचा है 3 छक 18, यानी कि 1.6 बार में। अब इसको 1.6 को गुना करेंगे 2 से, और इसी के गुना कर देंगे यहाँ 3 एकम 3 है उसे, तो 1 से, तब इसी बराबर क्या हो जाएगा? इसी का इसी, और इसी बराबर हो जाएगा 1.6 गुना 2। तो इसको गुना कर देते कितना हो जाएगा? 2 छक्का 12 के 2, और 2 एकम 2, और एक हासिल हो जाएगा 3, और एक अंक बाद दशमलव, यानी 3.2 हो जाएगा इसका आंसर। जहां भी होगा 3.2 हम लोग का हो जाएगा सही। ठीक है ना, 3.2 सही हो गया हम लोग का। 17वां क्वेश्चन भी फाइनल हो गया है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न देखिए दिया गया है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मतलब मूल बिंदु से हम लोग जो है ना इसको ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु के जो है सूचित किया जाता है 0,0 से, यानी कि 0,0 और 2,3 के बीच की दूरी हम लोग को पता करना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग पता करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को दूरी सूत्र पता होना चाहिए था। दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट में x2 माइनस x1 के पूरा के होल स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 के पूरा के होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग इसका मान रख देंगे। देखिए इधर वाला जो है, इस साइड वाला जो है ये रहेगा x1 y1, और इस साइड वाला जो है x2 y2 रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर 0,0 है, इसको हम लोग इस साइड भी ले सकते हैं, पहले इसको ले सकते हैं, इसके बाद इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, और आगे पीछे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूरी उतना ही रहेगा। x2 का मान कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए 0, और y2 का मान 0। यहाँ पर थोड़ा सूचित करते हैं, x2 है y2 है, और ये क्या है? x1 है, और ये y1 है। अब इसका मान हम लोग रखेंगे, तो x2 का मान हो जाएगा 0, और 0 में से हम लोग कितना घटाएंगे? x1, यानी कि 2। तो 0 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हम लोग के? 2 ही ना बच जाएगा माइनस में, तो माइनस में 2 के स्क्वायर हो गया प्लस। अब यहाँ पर y2 माइनस y1 करना है। y2 का मान कितना है? देखिए यहाँ पर 0, और 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस में 3, और इसका स्क्वायर, और पूरा के पूरे अंडर रूट लगा है। ठीक है ना, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और पूरा के अंडर रूट, और 9 4 कितना हो जाएगा? 13। अंडर रूट में 13 हो गया इसका आंसर। कहाँ पर है? देखिए सी नंबर है। ठीक है ना, 18वां के सी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 19वां नंबर। ठीक है ना,
देखिए दिया गया है बिंदुओं -3,2 और 7,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। जैसे एक रेखा है, ठीक है ना, अब इस रेखा को, ये जो रेखा है इसका 2 बिंदु है, एगो यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इस दोनों बिंदु को जो है जोड़ने वाला जो है मध्य बिंदु है, कहाँ पर है ये हम लोग को बताना है। तो इसका मध्य बिंदु हम लोग को पता करना है कि आखिर कहाँ पर होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी जगह पे हम थोड़ा इसको लिख लेते हैं, बनाते हैं इसको। ये जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, x1 और ये हो जाएगा y1। थोड़ा दूसरा कलर ले लेगा, चलिए दूसरा कलर ही ले लेते हैं, चलिए ठीक है। अरे तो और वाटर वाला हो गया, चलिए इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए नारंगी वाला ही करते हैं। ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2 और ये वाला हो गया y2, ठीक है ना। मान हम लोग के यहाँ पर दर्शा दिया गया है। अब इसको हम लोग को जो है मध्य बिंदु फार्मूला पर रख देना है। तो इसका मध्य बिंदु फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, ठीक है ना। x1 प्लस x2/2 और एक होता है y1 प्लस y2/2। ये वाला जो है y के लिए होता है और ये वाला जो है x के लिए होता है। तो हम लोग x ज्ञात करने के लिए x1 और x2 के उपयोग करेंगे और y ज्ञात करने के y1 और y2 के। तो यहाँ पर कितना है -3 x1 के मान और x2 के मान कितना है 7। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग -3 x बराबर ज्ञात करें ना, -3 प्लस में 7/2। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4/2। कितना हुआ हम लोग के 2 दूना के 4, 2 हो गया है वो आंसर, मतलब x का मान, ठीक है ना। इसको घेर देना थोड़ा सा। अब इसके लिए इधर साइड हल करते हैं। तो इस y1 के मान कितना है 2 और y2 के कितना है 6। तो 6 और 2 8, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, डायरेक्ट 8/2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि इधर x का मान कितना हो गया 2 और y का 4। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा मध्य बिंदु का वो हो जाएगा 2,4। कहाँ पर है 2,4, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2,4, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 20वां। देखिए 20वां प्रश्न में दिया गया है सेक ए 5/3 हो तो साइन ए ज्ञात करना है। सेक ए हम लोग के दिया गया है और साइन ए ज्ञात करना है। तो देखिए सेक ए में 5/3 दिया गया है। फार्मूला के अनुसार देखें तो सेक ए का फार्मूला क्या होता है हम लोग का, कर्ण बटा आधार, यानी कि ये वाला क्या के मान है कर्ण के और ये वाला क्या के मान है आधार के, ठीक है ना, आधार। अब देखिए आधार हमको पता है, कर्ण पता है, साइन हमको ज्ञात करना होगा। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन के लिए तो हमको क्या चाहिए लंब बटा कर्ण, क्या चाहिए लंब बटा कर्ण चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग कर्ण पता तो है ही है, लंब पता करना होगा ना। तो लंब के लिए हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो ज्ञात करना है उसका वर्ग, ठीक है ना, उसका वर्ग करना है और साथ में कर्ण का वर्ग बराबर करके और कर्ण का वर्ग में से जो दिया हुआ है उसका वर्ग को घटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का भी स्क्वायर। कर्ण का मान हम लोग को पता है ना कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार का कितना मान है, आधार का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 तरीके 9। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 25 में से 9, 25 में से 9 हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर कितना आया 16। तो स्क्वायर जब इधर से हम लोग हटाएंगे तो 16 पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट। स्क्वायर जब चढ़ाएंगे तो 16 पर क्या चढ़ेगा अंडर रूट, और स्क्वायर से बाहर अंडर रूट से बाहर निकलेगा 16 तो कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, कितना होता है 4, यानी कि लंब कितना हो गया 4। तो साइन ए का मान हम लोग ज्ञात करना है ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान हो गया 4 और कर्ण का मान है 5। तो आंसर कितना हो जाएगा 4/5। कहाँ पर है ऑप्शन में 4/5 ढूंढिए, तो बी में है, बी जो है हम लोग का सही हो जाएगा 4/5। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। आपको 1/√3 जो है किसके बराबर है बताना है, ठीक है ना। देखिए tan 60 जो है √3 के बराबर होता है ना, और tan 30 जो है 1/√3 के है। तो ऑप्शन हम लोग के बी जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 3√3 कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा के मान ज्ञात करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं जैसे वैसी तरह से। देखिए यहाँ पर जो √3 है इस साइड में कोस थीटा के काम है गुना के रूप में, काम है गुना में, तो इसको इधर लाएंगे तो काम आ जाएगा भागा में। तो थोड़ा सा उस स्टेप हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जगह के चलते, ठीक है ना। तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 2/√3, ठीक है ना। कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया 2/√3। अब 2/√3 को कोसेक थीटा के फॉर्म में हम लोग खोजना है कि 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है, ठीक है ना।
कोसेक कितना डिग्री के मान जो है 2/√3 होता है। तो देखिए कोसेक 60 डिग्री के जो है मान जो है 2/3 होता है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा के उसे लिख देंगे, कोसेक थीटा बराबर यहाँ लिखेंगे कोसेक 60 डिग्री, मतलब 2/√3 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी कोसेक है, यहाँ भी कोसेक है, दोनों कोसेक गायब हो जाएंगे, बचेगा क्या चीज, थीटा। और थीटा बराबर क्या बचेगा, 60 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। 60 कहाँ पर है देख लीजिए, ए में है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है 22वां के सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा का है 23वां में है 5 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 कोस स्क्वायर ए। अब देखिए ये दोनों में से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलकर हो जाता है 1, कहा जाता है 1। अब 1 गुना 5 करेंगे तो 5 ना रह जाएगा, तो बी ऑप्शन हम लोग के सही हो जाएगा, 5 एकम 5। 24वां प्रश्न है 5 मीटर ऊंची उदक मीनार के 5 से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए इसको हम बगल में थोड़ा करते हैं, बाद में मिटा देंगे, ठीक है ना। कितना है, 5 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है ना। 5 मीटर ऊंचा एक मीनार हम लोग बना लिए, और ये जो है 5 मीटर दूरी पर इसका जो है उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये जो है उन्नयन कोण इसका ज्ञात करना है ना। ये है 5 मीटर और ये भी है इसका 5 मीटर इस साइड वाला, और यहाँ पर लंब बनता है, हो गया ए बी सी। हम लोग यही थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, कोण का मान ज्ञात करना है कि आखिर उन्नयन कोण कितना है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो जो मान हम लोग को पता है उसमें हम लोग समझौता करेंगे। ये वाला क्या हो गया, लंब, ये वाला आधार। तो लिख लेते हैं लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा। अब लंब का मान कितना है 5, अब आधार का भी 5, तो 5/5 बराबर है इधर tan थीटा। इधर काटेंगे तो 5/5 कितना हो जाएगा 1, 1 बराबर कितना है tan थीटा, 1 बराबर tan थीटा। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर इधर है tan थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा के tan है इस साइड, और यहाँ भी 45 की इधर tan है, तो ये tan और ये tan दोनों गायब हो जाएंगे, तो थीटा के मान कितना आ जाएगा 45। थीटा का मान कितना आएगा 45। हम लोग देख लीजिए उन्नयन कोण 45 कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन। यहाँ पर भी ऐसे दे सकते हैं, इंग्लिश वाला दे दिए थे, बी ऑप्शन जो है हम लोग का सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 25वां, ठीक है ना। जो लोग इसको नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है 25वां में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक वृत्त है और इसके परिगत देखिए इस तरह से जो है ना संरचना से त्रिभुज बनाया गया है। अब देखिए दिखने से त्रिभुज लग रहा है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक लिया गया है और लॉजिक के सहारे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जो बी बिंदु है, इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, इस साइड एक इस साइड, ठीक है ना। और ए से भी यहाँ से यहाँ खींचा गया है इस तरह से, इस तरफ से सी से भी इस तरफ से खींचा गया है, दोनों तरफ, ठीक है ना। अब स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यहाँ से लेकर के ए से बी की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, और ए से लेकर के क्यू तक की दूरी है 7, और क्यू से लेकर के सी तक है 5। और हम लोग को ज्ञात करना है कि BC का मान कितना होगा, ठीक है ना। BC वही x है, तो हम लोग उसके लिए क्या पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी BP का दूरी और PC का दूरी। अब देखिए BP का जो दूरी है ना B और R के बराबर होगा, BP का दूरी B और R के बराबर होगा, और PC का जो दूरी है Q और C के बराबर होगा। तो QC का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया 5। अब बचल हम लोग को कौन ज्ञात करना, BP ज्ञात करना है। तो BP जो है कितना हो जाएगा BR के बराबर, और BR जो हम लोग को स्पष्ट नहीं दिया गया है BR का मान जो है स्पष्ट नहीं दिया गया है, तो BR हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए पूरा मान कितना है 10 डिग्री, और 10 डिग्री का 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर में से हम लोग ई वाला के बराबर ई वाला है तो इसको घटा देंगे। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ये मिटाते हैं 7 सेंटीमीटर जो है, ये यहाँ से यहाँ भी 7 सेंटीमीटर होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये जब 7 है तो 10 में 7 घटाएंगे तो ना बचल का यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 सेंटीमीटर। यानी कि जब ये 3 हो गया तो BP भी कितना हो जाएगा 3, और टोटल कितना हो जाएगा 3 + 5, 3 और 5 कितना होता है 8, एक समान कितना हो गया 8। कहाँ पर ऑप्शन है देख लेते हैं हम लोग, देखिए 8 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर। 25वां भी हम लोग का हो गया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम लोग को इसमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, उसमें जो है लघु का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और लघु का दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए एक वृत्त है, कोई भी एक वृत्त है, तो इसमें से जो है जो भी वृत्तखंड बना होगा, इस तरह से मान लेते हैं छोटा सा हिस्सा, इस साइड के जो बना ये हो गया लघु वृत्तखंड, बाकी इस साइड वाला क्या हो गया दीर्घ वृत्तखंड, इस साइड वाला। तो पूरा में से यदि हम लघु को घटा देंगे तो हम लोग के दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा
पूरा वृत्त में से ये वाला छोटा घटा देंगे तो दीर्घ वाला भाग बच जाएगा ना, व्हाइट वाला जो दिख रहा है, यही हम लोग है लघु लघु का दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना। तो हम लोग पूरा में से लघु घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग पूरा वृत्त के पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर पर तुलना बनाना होगा ना। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा 7 दिया गया है। तो आर स्क्वायर यानी कि 7 × 7, इसको काट देते हैं, 7 से 7 कट गया एक बार में। अभी 7 × 22 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 × 14 के 4 और 7 × 14 1 15। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का हम लोग को जब पता चल गया तो उसमें से हम लोग जो लघु वृत्त खंड है ये वाला भाग इसको घटा देंगे तो दीर्घ वाला बचेगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा लिख देते हैं 154 माइनस, अब इसका कितना था 14 सेंटीमीटर, 14 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0 और 5 में से 1 गया तो 4 और 1 जो बचल है 1, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। 140 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है, ए में है। सही हो गया, खत्म। अगला प्रश्न है 28वां नंबर। 28वां प्रश्न देखिए कर रहा है एक शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन जो है दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब और इसके साथ क्षेत्रफल दिया गया है 314 सेंटीमीटर, समझिएगा। उसका ऊंचाई ज्ञात करना है, एज का मान, ठीक है ना। तो हम लोग पहले जो दिया गया है आधार का, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया गया, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, खाली क्षेत्रफल नहीं है, आधार का मतलब जो उसका पेंदी बनेगा ना इस तरह से देखिएगा, इस तरह से शंकु हो गया। अब शंकु की जो ये वाला भाग है ना निचला गोला, इसका जो है हम लोग का दे दिया गया है क्षेत्रफल कितना है 314 और ये पूरा के आयतन दे दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम लोग ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो ऊंचाई होता है यहाँ से यहाँ तक सीधा ऊंचाई, ठीक है ना, तिरक नहीं, यानी कि क्षेत्रफल जो दिया गया है वृत्ताकार भाग के है तो इसका क्षेत्रफल इस तरह से दिया गया होगा, पाई आर स्क्वायर के मान है, पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 314। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्यूब वाला जो है, क्यूब की क्या चाहिए शंकु का आयतन, इसको हम लोग बैठा लेंगे, स्पेस देखते हैं, रुकिएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर का मान ये वाला रख देंगे, तो इसका मान रखेंगे तो थोड़ा इस साइड देखिएगा, यहाँ पर नीचे रख रहे हैं, ठीक है ना। 1/3 गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जब कितना लिखेंगे हम लोग 314 लिख देंगे और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर एच का गुना में ऐसी रह जाएगा एच बराबर आयतन का मान कितना दिया गया है, इधर हम लोग बराबर में लिख लेंगे 1570, ठीक है ना। अब इस 1570 को हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस प्रश्न के लिए लग रहा है कि स्पेस हमको स्पेशल लेना पड़ेगा, चलिए इसको हम अलग ले जा करके ही इसको बना देते हैं, ठीक है ना, इस प्रश्न को साफ सुथरा। चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पर बना देते हैं फिर से, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर दे रहे हैं, बाकी वाला बगल में ले जाएंगे फिर से। चलिए इस शंकु का जो है आयतन यहाँ पर दिया गया है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल जो है वृत्तीय भाग होगा तो सतह का क्षेत्रफल लिख देते हैं, सतह का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 300। सतह के क्षेत्रफल के लिए पहले हम लोग फार्मूला थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। सतह के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा जो क्षेत्रफल है 314। अभी 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम लोग जहाँ भी पाई स्क्वायर आएगा वहाँ पर हम लोग इसको रख सकते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन कितना दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। शंकु के आयतन के लिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 1570। अब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, देखिए 1/3 का 1/3 हो गया गुना पाई का, पाई आर स्क्वायर का मान कितना हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया 314 गुना में हो जाएगा एच बराबर हो गया है 1570। अब देखिए ये लोग करने लायक है नहीं करने लायक है, तो क्या करेंगे हम लोग इस सब के पक्षांतर करके इस साइड भेज देंगे, ठीक है ना। तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1570 गुना ऊपर वाला जो नीचे वाला जो है 3 ऊपर चला जाएगा, 3 जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, और 314 जो है कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा 314। अब इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1570 है, ठीक है ना, 1570 देखते हैं इसको काट के कटने लायक है कि नहीं, तो नहीं कट रहा है इसे जनरली, ये जो 3 से तो 2 से काटते हैं दोनों के पहले, तो कितना में कटेगा 2 से, 2 एकम 2 1 बच गया इसमें, तो 1 11 2 5 10
और 2 दूना के 4 हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है, रुकिएगा मिस्टेक हो रहा है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 एक अब 2 था, एक बचा यहाँ पर 11 हो गया, और 2 पच्चीस 10 हो गया, फिर से एक बच गया, एक और 4 मिलकर हो गया 14, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर जो है 1570 है, इसको भी 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, एक बचेगा, एक और 7 मिलकर 17, और इसको हम लोग 2 अठे 16 कर देंगे, एक बचेगा, फिर से 2 पच्चीस 10। अब देखिए कटने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे इसमें हम लोग भाग दे के देखते हैं क्या बार में जाएगा। 157 से 785 में हम लोग भाग देंगे, क्या बार में चल जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, और 3 28, 5 एकम 5, और 2 7, खत्म हो गया। 5 बार में चला जाएगा, मतलब इससे ये वाला जो है क्या बार में कर जाएगा, 5 बार में। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर 5 गुना 3, मतलब 5 दिया 15 सेंटीमीटर। एच का मान कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। आइए इसको हम लोग इस तरफ बनाते हैं। 28वां जो प्रश्न है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कहाँ पर है, ए में, ठीक है ना, ए नंबर हो जाएगा इसका। 29वां क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को कितना बार फेंका जाता है, एक बार। तो सम आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ये सम जो आएगा इसका प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम लोग एक पासा में क्या क्या रहता है उसको लिख लेते हैं। एक लिखा रहता है, 2 रहता है, 3, 4, 5 और 6। अब इसमें सम कौन कौन है, देखिए 2, 4 और 6। तो सम आने की जो संख्या है वो कितना हो गया, 3 बार, मतलब 3 ना। और कुल परिणाम कितना है, 6, कुल हो गया है 6, और अनुकूल यानी कि सम वाला जो है कितना है, 3। तो पीई बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर अनुकूल बटा कुल, अनुकूल कितना है 3, कुल कितना है 6, 3 एकम 3, और 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 कहाँ पर दिया गया है, ए में है। ए ऑप्शन हम लोग का जो है सही हो जाएगा। लास्ट तीसरा क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन जो है, वितरण के लिए बहुलक वर्ग की सीमा क्या है, निम्न सीमा हम लोग को बताना है। इसमें से निम्न सीमा बहुलक वर्ग के, तो बहुलक उसे कहते हैं जिसमें ज्यादा बारंबारता जिसका ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो बारंबारता ज्यादा किसका है, देखिए इसमें ज्यादा बारंबारता कौन है, 15 यहाँ पर है, 30 है, यहाँ पर 18 है, तो 30 वाला हो गया। ये हो गया इसका क्या चीज, बहुलक। अब बहुलक वर्ग में क्या चाहिए हम लोग के, बहुलक के वर्ग कौन है, ये वाला है ना, ये वाला। तो इसमें जो हम लोग निम्न सीमा चाहिए, तो निम्न सीमा मतलब नीचे वाला, तो नीचे कितना है 30, अधिकतम का था तो 40 होता, निम्न है इसलिए 30। तो इसमें 30 कौन है हम लोग का, 30 है बी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी बी में जो है 30 दिया गया। देखिए लॉजिक गजब दिया है। 30वां प्रश्न है और इसका आंसर जो है 30 ही दिया है, ठीक है ना। बाकी आगे देखिए इस तरह से आपको भरना है। मान लीजिए पहला है तो पहला के ए हो रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको ए लिख देना है, ठीक है ना। दूसरा है, दूसरा के सी हो रहा है तो सी इस तरह से भर देना है। भरने के लिए भी इस बार जो है अलग तरीका से दिया गया है, पिछले वर्ष भी इसी तरह से था। तो हर समय अपडेट होते रहता है। तो नया जो मॉडल है इसमें इस तरह से आप लोग के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने होंगे सभी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको गणित का दिया गया है, समय अनुसार सभी सब्जेक्ट दिया जाएगा। और बाकी देखिए इस तरह से जो लघुतरीय अति लघुतरीय लघुतरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग के जल्द ही मिलेगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।